Hello everyone, welcome to 360 classes. I am Naren Kumar. I hope you all well. दोस्तों पिछले क्लास में हमने क्लास 12th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करेंगे जो कि है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। यह चैप्टर जो है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। मानव विकास को समझने से पहले हमें वृद्धि और विकास के बीच के अंतर को समझना होगा कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, दोनों जो है अलग अलग चीज़ है। देखिए, वृद्धि का मतलब क्या होता है कि संख्यात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन। यदि किसी भी चीज़ के क्वांटिटी में बदलाव आ रहा है, उसकी संख्या में बदलाव आ रहा है, उसकी मात्रा में बदलाव आ रहा है, तो उसे बोलेंगे हम लोग ग्रोथ बोलेंगे, यानी कि वृद्धि बोलेंगे। यदि गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, उसके गुणों में परिवर्तन आ रहा है, तब उसे बोलेंगे हम लोग विकास बोलेंगे, यानी कि डेवलपमेंट बोलेंगे। इसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि क्या है कि मैं किसी क्षेत्र को स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, 2011 में मैंने उस क्षेत्र को स्टडी किया कि वहाँ की जनसंख्या जो है मान लो कि 1 करोड़ थी। ठीक है, उसके बाद 10 साल बाद यानी कि 2021 में मैंने स्टडी किया कि उसकी जनसंख्या जो है बढ़कर 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गई। तो यहाँ पर क्या हुई है, इन 10 सालों के बीच में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है। जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है ना। जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि हुई है। जनसंख्या 1 करोड़ से 3 करोड़ हो चुकी है। तो इसे हम लोग विकास नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर वृद्धि हुई है। ठीक है, तो विकास क्या होगा, विकास क्या होगा, गुणों में परिवर्तन। गुणों में परिवर्तन के मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लिया कि मैंने उस क्षेत्र की स्टडी, किसी क्षेत्र की स्टडी की 2011 में, और मैंने पाया कि 2011 में उस समय लोगों के रहन सहन अच्छे नहीं थे। ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लोगों को नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, लोगों के पास अधिकार बहुत कम थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, मान लो कि 2021 में जब हमने स्टडी किया तो हमने ये पाया कि बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट, बहुत लोगों को अब स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो हैं मिलने लगी हैं। ठीक है, लोग अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे हैं। ठीक है, शिक्षा का जो स्तर जो है बढ़ने लगा है, लोग शिक्षित होने लगे हैं, हमारे पास विकल्प बढ़ने लगे हैं, है ना। हर को शुद्ध जल शुद्ध वायु मिल पा रहा है। तो अगर इस तरह का चीज़ हो रहा है तो हम कहेंगे कि अब ये क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुणों में परिवर्तन हो रहा है, क्वालिटी में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि वृद्धि और विकास क्या है। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब वृद्धि और विकास को समझने के बाद अब हम लोग मानव विकास को समझते हैं। देखिए, मानव विकास की परिभाषा जो है वो डॉक्टर महबूब उल हक ने दी है। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक ने सबसे पहले मानव विकास की परिभाषा दी है। डॉक्टर महबूब उल हक का कहना है, डॉक्टर महबूब उल हक जो हैं पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, इनका कहना क्या है कि मानव विकास तभी होगा जब विकल्पों में वृद्धि होगी। यदि आपके पास ज़्यादा विकल्प हैं तो अब क्या होगा, यानी कि मानव विकास है ना। विकल्पों में वृद्धि होगी ताकि वो लोग क्या, देखो विकल्प में वृद्धि होगी तो लोग क्या करेंगे, आत्मसम्मान के साथ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए बातें हैं कि समझते हैं हम लोग कि विकल्पों में वृद्धि का मतलब क्या है। देखिए, विकल्पों में वृद्धि का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर हम चलिए पास्ट में चलते हैं। ठीक है, अगर आप पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में क्या थे, पास्ट में आपके पास जॉब भी बहुत कम थे, है ना, लिमिटेड एरिया था आपके पास, है ना, कि क्या आप इसी फील्ड में, जैसे सिंपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि जब इंडस्ट्रियल एज नहीं आया था, ठीक है, जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यहाँ पर उद्योग वगैरह नहीं लगे थे, तो आपके पास एक ही विकल्प था। आपके पास विकल्प क्या क्या थे, या तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं यानी खेती कर सकते हैं, या तो पशुओं को पाल सकते हैं, है ना। मतलब सिंपली रूप से कहा जाए तो बस प्राथमिक क्रियाकलापों कर सकते हैं, मत्स्य पालन वगैरह कर सकते हैं। तो आपके पास इतने ही विकल्प थे, इतने ही क्षेत्र थे, आप इसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं जा सकते हैं। लेकिन जब आपका क्या आ गया, उद्योग के स्थापना हो गई, तो आपके पास एक और भी विकल्प बन गए ना, कि आप उस उद्योग में काम कर सकते हैं,
ठीक है, या तो आप उत्पादन में सहयोग कर सकते हैं या वहाँ के मैनेजमेंट में सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री आने के बाद जो है विकल्पों में क्या हुई, बहुत सारी वृद्धि हुई, है ना। जैसे आपकी योग्यता होगी उसके अनुसार क्या होगी, आपके पास जॉब की भी क्या होगी, बढ़ोतरी हो गई। आपके पास मान लो 10th लेवल्स में भी आपके पास बहुत सारे जॉब निकल के आ गए कि आप ड्राइवरिंग कर सकते हैं, या मान लो कि आप उसमें मजदूरी का काम कर सकते हैं, या टेक्नीशियन का जॉब कर सकते हैं अगर आप टेक्निकल डिग्री आपके पास है तो, ITI वगैरह। ठीक है, वही आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास और विकल्प बढ़ गए। ठीक है, ग्रेजुएशन के पास आपके पास विकल्प बढ़ गए हैं, या तो आप कहीं पर क्लर्क का जॉब कर सकते हैं, या कहीं पर आप SSC की एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, रेलवे एग्जाम दे सकते हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास विकल्प, देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तो सिंपली देखिए आपका रेलवे नहीं था तो आपके पास विकल्प कम थे, रेलवे आया तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी निकल के आई। अब मेट्रो है तो मेट्रो में फिर और भी विकल्प बढ़ गए कि अब हम इस फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विकास। ठीक है, कि जब विकल्पों में वृद्धि हो गई, आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ गए हैं, है ना, आपके पास विकल्प बढ़ गए हैं। ठीक है, कि आपके पास अगर विकल्प बढ़ेंगे तभी आप आत्मसम्मान के साथ जो है लंबा एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर महबूब उलक ने एक और अच्छी बातें क्या कही है। इन्होंने पहली बात क्या की कि विकल्पों में वृद्धि होगी तभी वो क्या होगा, तभी मानव का विकास होगा। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है कि विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि ऐसी परिस्थितियों को पैदा करना, ठीक है, जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो। अब देखिए महबूब उल हक ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने क्या क्या कहा कि कि विकास का मतलब विकास कब होगा। ठीक है, विकास कब होगा, विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि सार्थक जीवन का मतलब इनका क्या है। देखिए सार्थक जीवन का मतलब क्या है, लंबा जीवन नहीं। उन्होंने कहा कि केवल लंबा जीवन ही सार्थक जीवन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लंबा जीवन जी लिए तो आप क्या है, विकास कर चुके हैं, आपके पास आप सार्थक जीवन जिए हैं। सिंपल सोचो कि तुम अगर मान लो कि 80-90 साल तक जिए हो लेकिन कष्ट में जिए हो, ठीक है, ना ही तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, बस कष्ट में जीते गए, बस किसी तरह जीवन काट लिए, ठीक है, या तो है ना जीवन किस तरह काट सकते, बीमारी में जीवन काट सकते हो, ठीक है, या बहुत सारे जो भी तुम जहाँ भी तुम रह रहे थे वहाँ रोज़ गालियाँ बात सुन रहे थे, ठीक है, और उस तरह जीवन बिता दिए, तो वो तुम्हारा सार्थक जीवन नहीं है। ठीक है, वो सार्थक जीवन नहीं कहलाएगा। सिर्फ लंबा जीवन जीना सार्थक जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि लंबा जीवन आप किसी तरह भी जी सकते हैं। ठीक है, सम्मानपूर्वक भी जी सकते हैं और सम्मानपूर्वक भी, ठीक है, तो उसको हम लोग सार्थक जीवन नहीं कहेंगे। इनका कहना देखिए सार्थक जीवन का मतलब क्या होता है कि जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए तुम्हारा। यदि किसी के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो उसका जीवन भी सार्थक नहीं है। ठीक है, आपके लाइफ में एक गोल होना चाहिए। एक गोल क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उस गोल को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प होने चाहिए। आप अपने बुद्धि के बदौलत, आप अपने विवेक के बदौलत उस गोल को अचीव कर पाएँ कि तभी क्या होगा, विकास होगा, है ना। समाज में आप प्रतिभागिता कर पाएंगे। मतलब देखिए अभी जो भी आपका गोल होगा, मान लिया आपका गोल है IAS बनना, ठीक है, UPSC क्लियर करके आपका गोल है IAS बनना, तो एक IAS बनने के लिए आपका जीवन क्या है कि हमें IAS बनना है और समाज की सेवा करनी है ना, समाज में सेवा करनी है, एक ईमानदार IAS ऑफिसर बने, सबको गोल है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का भी गोल होगा। ठीक है, तो समाज में आप क्या करेंगे, कर रहे हैं यहाँ पर प्रतिभागिता कर रहे हैं, कंपटीशन आपके साथ हो रहा है ना, समाज में प्रतिभागिता कर रहे हैं अपने बुद्धि की बदौलत, अपने विवेक के बदौलत, है ना। आप क्या कर रहे हैं, उस गोल तक अगर पहुँच रहे हैं और उस गोल तक आप पहुँच गए तब क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। ठीक है, तब वो क्या होगा, एक सार्थक जीवन होगा, एक अच्छा जीवन होगा। ठीक है, अब मान लो कि IAS नहीं भी निकाल पाए तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका जीवन ये सार्थक नहीं है। ठीक है, देखिए सार्थक जीवन का मतलब ये भी क्या है कि आपके पास और भी विकल्प हैं। मान लो आपको IAS नहीं निकल पाया तो आप अन्य गोल भी, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी हैं, आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अब क्या है, विकल्पों में वृद्धि है ना। ऐसा ऐसे कि जीवन में ऐसा भी नहीं है कि आप जो गोल निश्चित किए अगर वो नहीं मिल पाया तो जीवन खत्म हो गया। जीवन में और भी कई सारे विकल्प होते हैं जिसको जीकर आप सार्थक जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, यदि जीवन में यदि किसी कारणवश आपका लक्ष्य अगर पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उससे घबराए नहीं, अन्य विकल्पों की ओर बढ़ें, या अगर आपके पास समय है, ठीक है, तो उस विकल्पों को
उस लक्ष्य को पाने में फिर से अपना योगदान, फिर से और मेहनत करें, ठीक है, और आगे बढ़ें, ठीक है। अगर मान लो कि समय बीत चुका है, ठीक है, अब आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो आपके पास और भी कई विकल्प हैं। ऐसा नहीं कि जीवन आपका खत्म हो गया है, ठीक है। देखिए लाइफ में क्या होते हैं कि विकल्प आपके पास अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं, ठीक है। लाइफ एक आपका क्रिकेट गेम की तरह है, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते रहेंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आप मिस करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखिए लाइफ एक ऐसा चीज़ है कि यहाँ पर ऐसा चीज़ नहीं है कि आप एक अपॉर्चुनिटी मिस किए तो आपका फिर लाइफ ख़त्म हो गया, आप सुसाइड कर लेंगे, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी मान लो चला भी गया तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है, दूसरी चली गई, तीसरी अपॉर्चुनिटी है, तीसरी चली गई, फिर आगे फ्यूचर में और अपॉर्चुनिटी आएंगी, ठीक है। जैसे मान लो कि आप लोग 11th-12th में भी हैं, ठीक है, किसी का गोल रहा कि BHU में पढ़ने का या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, मान लो किसी ने एग्ज़ाम दिया वो नहीं निकला, ठीक है, तो ऐसा मतलब थोड़ी है कि उसका गोल, उसका जीवन ख़त्म हो गया, ठीक है। आपके पास और विकल्प आएंगे। मान लो अपने 12th किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लिया, किसी भी कॉलेज से कर लिया, उस वक्त ग्रेजुएशन में आपके पास मौका है, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ अच्छा कीजिए। मान लो आप वहाँ भी अच्छा नहीं कर पाएँ तो आपके पास फिर मौका है, ठीक है, कि आप फिर से मेहनत कीजिए। फिर भी आपका अगर लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, उस अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अपने विवेक और बुद्धि से उसको हासिल करना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये ऐसा कभी नहीं है कि विकल्प आपके विकल्प जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। विकल्प आगे भी मिलते रहेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटियाँ जो हैं आती रहेंगी, ठीक है। तो इनका भी कहना वही है, महबूब हक का कहना क्या है कि विकल्पों में वृद्धि होगी, सार्थक जीवन होगा। सार्थक जीवन कहने का मतलब कि लोगों के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। और देखिए एक और अर्थशास्त्री हैं भारतीय मूल के, जिनका नाम है डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने भी विकास की परिभाषा दी है। इनका कहना क्या है कि विकास का मुख्य श्रेय स्वतंत्रता में वृद्धि है। देखिए डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या कहा कि विकल्पों में वृद्धि यानी कि मानव विकास। अमर्त्य सेन ने क्या कहा कि स्वतंत्रता में वृद्धि होगी तभी मानव विकास होगा, है ना। अब देखिए इनका कहना क्या है कि यदि स्वतंत्रता में वृद्धि है, आपके पास आज़ादी है हर कुछ करने की, है ना, तभी आप क्या कर, तभी आपका विकास होगा। देखिए क्योंकि बेरी में जकर कर कभी भी विकास नहीं हो सकता है ना। विकास के लिए क्या होना चाहिए, आपको अपना विवेक से, अपनी बुद्धि से, है ना, आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप अपना विवेक की बुद्धि यूज कर सकें, ठीक है। आप हर कुछ में प्रतिभागिता ले सके, है ना, राजनीतिक संस्थाएं में, सामाजिक संस्थाओं में, ठीक है, वहाँ भी आपकी भूमिका होनी चाहिए, वहाँ भी आपका स्थान होना चाहिए, ठीक है। तो हर कुछ में सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि यहीं कहीं पर सारी स्वतंत्रता हैं, ठीक है, तभी क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा, है ना। क्योंकि अगर स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, आप किसी के क्या हैं, एक तरह से गुलाम है ना। तो जब आप गुलाम हैं तो आप विकास कहाँ से कर पाएंगे। आप तो उसी अनुसार चलेंगे ना जैसे वो चलाएगा। आप एक क्या कठपुतली की तरह होंगे कि जैसे जो कठपुतली चलाने वाला है आप उसी की तरह बस क्या करेंगे, इस दुनिया में नाचते रहेंगे, ठीक है, उसके अनुसार चलते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्वतंत्रता होगी, आपके पास, है ना, हर कुछ अपना विकल्प खुद चुनने की आज़ादी होगी, ठीक है, तभी आप क्या करिएगा, विकास कर पाइएगा। ये कहना है डॉक्टर अमर्त्य सेन का, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि मानव विकास के 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष क्या है कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ठीक है। यदि आप लंबा जीवन जी रहे हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, तब अब विकास हो रहा आपका, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करना, ठीक है। यदि आप में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है ना, आप बहुत सारे जो पढ़ रहे हैं, है ना, तो अब क्या होगा, आपका विकास हो रहा है, ठीक है। एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना, कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी साधन होने चाहिए वो सब कुछ अगर आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आपका विकास हो रहा है ना। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मानव विकास का मतलब क्या है। डॉक्टर महबूब उल हक के अकॉर्डिंग मानव विकास का मतलब क्या है, विकल्पों में वृद्धि और एक सार्थक जीवन होना। सार्थक जीवन का मतलब क्या होता है, जीवन का एक उद्देश्य होना, ठीक है। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको,
आप अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। उसके बाद अमर्त्य सेन का कहना क्या है कि स्वतंत्रता में वृद्धि, है ना, यदि आपके पास स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में वृद्धि है, तभी आप क्या कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे। क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए, राजनीति, हर तरह की स्वतंत्रता के पास होनी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना, हर तरह की। आइए अब समझते हैं दोस्तों हम लोग कि मानव विकास के स्तंभ क्या क्या हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या क्या पिलर हैं, पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, समता यानी कि इक्वालिटी, सतत पोषणीयता सस्टेनेबिलिटी, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी एंड सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट, ठीक है। ये क्या है, मानव विकास के स्तंभ हैं। अब देखिए सबसे पहले हम एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग समता का। देखिए समता का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी, है ना। समता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय, जाति के भेदभाव के विचार के बिना, है ना, समान होने चाहिए। देखिए यहाँ पर समता का मतलब क्या है, हमने बात की ना, डॉक्टर महबूब ने बताया था ना कि विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए। तो जो भी आपके पास विकल्प हैं, जो भी आपके पास अवसर हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास भी समान अवसर होने चाहिए ना, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटी है उसके तक पहुँचने के लिए आपके पास भी समान अवसर होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई भी अवसर मिला है, अवसर है, ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसमें आपका भेदभाव हो रहा है, लिंग का भेदभाव हो रहा है, प्रजाति का भेदभाव हो रहा है, आय के रूप में भेदभाव हो रहा है, जाति के रूप में भेदभाव हो रहा है। जैसे मान लो कोई जॉब निकला, ठीक है, या कोई मान लो कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ये कहा गया कि नहीं जो सिर्फ महिलाएं दे सकती है या सिर्फ पुरुष दे सकते हैं, ठीक है, या ईस्ट कास्ट वाले लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो विकास नहीं होगा, ठीक है। विकास के लिए क्या होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। जो भी अवसर मिले हैं उस अवसर का लाभ हर कोई उठाए, ठीक है, हर कोई उस अवसर को पाने तक के लिए पहुंच सके, ठीक है। तो समता होनी चाहिए ना, हर के लिए प्रबंध होना चाहिए उस तरह का, ठीक है। तो ये हो गया आपका समता, इक्वालिटी, मतलब कि हर को समान अवसर होने मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका स्तंभ है सतत पोषणीयता, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। देखिए इसका अर्थ क्या है कि अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता। अब सिंपली देखिए दोस्तों, सतत पोषणीयता का मतलब क्या है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। जैसे सिंपल देखिए, मान लीजिए कि देखिए निरंतरता का मतलब क्या है कि अभी जो भी कुछ आप लाभ उठा पा रहे हैं, ठीक है, वो लाभ फ्यूचर में भी लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। आप सिंपल सा इसको इस एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए लोगों के लिए जो है जल बहुत आवश्यक है ना। बिना पानी सब कुछ सुबह है ना, बिन पानी सब सून, बिना पानी के जीवन है ही नहीं, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी का इस तरह विदोहन कर रहे हैं, पानी का इस तरह पानी को क्या कर रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं, जल को बर्बाद करते जा रहे हैं। तो भविष्य में क्या होगा आपका कि भावी पीढ़ी, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको स्वच्छ जल नहीं मिल पाएगा, है ना। अभी देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि पॉल्यूशन फैला जा रहे हैं, तो एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो उनको, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको जो है फ्यूचर में क्या मिलेगा, स्वच्छ हवा नहीं मिल पाएगी, स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिल, वहाँ पर उनको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये आपका सतत पोषणीयता नहीं हुआ, ठीक है। सतत पोषणीयता का मतलब हुआ कि जो भी लाभ अभी उठा रहे हैं, जो भी संसाधन आपके पास है, उसका लाभ जो है भावी पीढ़ी भी उठा सके, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी हो, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ से वंचित हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सतत पोषणीयता, मतलब कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, है ना। जो भी अवसर आपके पास मिले हैं वो अवसर आपके आने वाली पीढ़ियों को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है उत्पादकता। अब देखिए उत्पादकता का अर्थ जो है यहाँ पर किससे है, मानव श्रम से है। देखिए सबसे जो बड़ा धन होता है वो क्या होता है, किसी क्षेत्र का, वो मानव श्रम होता है। देखिए अगर हम कहीं पर क्या होता है कि मानव श्रम में वृद्धि करते हैं हम लोग, ठीक है। मानव श्रम में वृद्धि करने का मतलब है उनको क्या करते हैं हम लोग, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी आपके लेबर वगैरह है ना, जो भी आपके लेबर वगैरह लोग हैं या जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस प्रकार का भी कार्य कर रहे हैं तो उनको
उस क्षेत्र में अगर हम क्या करते हैं, तकनीक प्रदान करते हैं, उनको उनके स्किल्स को डेवलप करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो यदि हम मानव श्रम को बढ़ाने के लिए उनके उनके स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, उनकी क्षमता का वृद्धि कर रहे हैं, तो उत्पादकता जो है अपने आप बढ़ने लगेगी। ठीक है, क्योंकि उत्पादकता करेगा कौन, प्रोडक्टिविटी करेगा कौन, मानव श्रम ही करेगा ना। तो अगर आप मानव श्रम को सही से कर दीजिएगा, मानव श्रम के स्किल्स को बढ़ा दीजिएगा, नॉलेज को बढ़ा दीजिएगा, तो उत्पादकता जो है अपने आप बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है कि उत्पादकता का अर्थ क्या है, मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। ठीक है, लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि की जा सकती है। किसी देश के लोग ही वहाँ के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में उसकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। ठीक है, अब सिंपल देखिए, उत्पादकता बढ़ाएगा कौन, मानव श्रम। तो मानव श्रम को के क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा ना। क्षमता को बढ़ाने का मतलब कि पहले मान लो कि ये इतना प्रोडक्टिविटी कर पा रहा था, ठीक है, तो अब क्या करेगा, मान लो पहले वो 100 प्रोडक्ट ही बना पाया था, अब फ्यूचर में वो क्या करेगा, अगर वो 200 बनाने लगे, 150 बनाने लगे, उसको ऐसा कुछ स्किल्स, उसको ऐसा कुछ नॉलेज आ जाए, क्वालिटी में सुधार हो, वो एक अच्छा जीवन जीने लगे, ठीक है, उसका जीवन स्वस्थ हो, तभी ना उत्पादकता होगी ना। अब जीवन उसको स्वस्थ होगा नहीं तो कहाँ से उत्पादकता करेगा वो। ठीक है, तो मानव श्रम को बेहतर बनाना पड़ेगा। मानव श्रम को बेहतर कैसे बनाएंगे, उनको ज्ञान प्राप्त कर, उनको ज्ञान देकर, तकनीक देकर, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, तभी हम क्या कर सकते हैं, मानव श्रम को बेहतर बना सकते हैं। अब मानव श्रम अगर बेहतर होगा तो प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, आइए उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पिलर है सशक्तिकरण। अब देखिए दोस्तों, विकल्प तो आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, तो उस विकल्प को चुनने के लिए आपके पास शक्ति भी होनी चाहिए, है ना। अपने विकल्प को चुनने के लिए शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए। सिंपल देखिए दोस्तों, इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए सरकार जो है ना, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा कार्य कर रही है। बहुत सारे स्कूल्स खुलाए गए हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। ठीक है, बहुत सारे संस्था भी जो उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रही हैं। तो लेकिन अगर मान लो कि है ना, विकल्प तो उनके पास है कि आप यहाँ पर कि आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारी सरकार द्वारा भी उनको बहुत सारी राशि दी जा रही है। तो लेकिन मान लो कि अब वो उनके पास ये तो है, लेकिन उनके पास शक्ति ही नहीं है कि अब वो स्कूल पहुँच सकें, उनके गार्जियन अलाउ नहीं कर रहे हैं मान लो, ठीक है, वो पढ़ नहीं पा रही है ना, बस जीवन भर घर में कैद है। ठीक है, अभी अपने माता पिता के यहाँ, फिर ससुराल जाने के बाद अपने पति के यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सशक्तिकरण नहीं है। विकल्प तो मौजूद, लेकिन उसके पास क्या है, चुनने की शक्ति ही नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं कहलाएगा, आपका विकास नहीं कहलाएगा। ठीक है, या एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, देखिए न्याय सबके लिए बराबर होता है ना, न्याय सबके लिए बराबर होता है। अब मान लो कि एक ऐसा कुछ मुकदमा हुआ, एक गरीब और अमीर के बीच में कोई, है ना, किस तरह कुछ बहस हो गया। ठीक है, अब दोनों के बीच में केस होने के लिए कोर्ट गए। ठीक है, तो अमीर के पास तो खैर पैसे हैं, है ना, वो वकील अच्छा वकील करेगा, केस जीत जाएगा। ठीक है, अब गरीब के पास क्या है, पैसे, उसको पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ तक तो छोड़ो कि, है ना, उसके साथ भेदभाव भी हो रहा है, वो केस, है ना, वो क्या कर रहा है कि पुलिस थाने में जा रहा है, उसका लोग केस ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, केस उनके केस अमीर के खिलाफ है। तो यहाँ पर भी क्या है, यह भी आपका उसके पास क्या है, विकल्प सरकार ने अवेलेबल करा दिया है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण या किसी अन्य कारणों से वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है ना, वहाँ तक क्या, वो उस विकल्प को चुन नहीं पा रहा है ना, वो अच्छा वकील नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ भी क्या है, सशक्तिकरण नहीं है। ठीक है, सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि जो भी विकल्प आपके पास है, आपको उस विकल्प को चुनने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, सशक्तिकरण होगा। ठीक है, और ये क्या है कि यह शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता तथा क्षमता से आती है। ठीक है, ये शक्ति कब आएगी, जब स्वतंत्रता बढ़ेगी ना, जब महिलाओं को स्वतंत्रता दी जाएगी तभी ना उस सशक्तिकरण होगा ना। उनको स्वतंत्रता दी जाएगी कि आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह लड़के आगे बढ़ रहे हैं, बॉयज़ आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह अब भी आगे बढ़ सकते हैं, कदम से कदम मिला सकते हैं। ठीक है, तो यदि उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि होगी, उनकी क्षमता में वृद्धि होगी, ठीक है, तभी क्या होंगे, वो सशक्त होंगे। ठीक है, और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। ठीक है, तो आई होप
ह्यूमन डेवलपमेंट का जो भी पिलर है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर है, याद रखना है आपको। ठीक है, एक क्या है, समानता, सशक्तिकरण, समानता, उत्पादकता, शक्तिकरण, और एक और क्या था आपका, ठीक है, एक और था आपका क्या, हाँ, सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो चारों पिलर याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव विकास के उपागम क्या क्या हैं। देखिए मानव विकास के 4 उपागम हैं। एक है आपका आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम, और चौथा है क्षमता उपागम। देखिए जो लास्ट के जो 3 उपागम हैं, 3 मेथड हैं, ये आपके 1990 के बाद डेवलप माने जाते हैं, ठीक, डेवलप हुए हैं। और इसके पहले का जो उपागम है आय उपागम, वो 1990 तक चला है। ठीक है, मतलब पहले लोगों का मानना क्या था कि यदि किसी के पास आय में वृद्धि है, ठीक है, को जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, उनका वही क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले बस यही मतलब था विकास का। ठीक है, आइए देखते हैं कि करके सबको देखते हैं आय उपागम का मतलब पहले क्या होता है। देखिए ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपली कहना है कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है ना। जिसके पास पैसा है उसके पास स्वतंत्रता है, उसके पास अधिक स्वतंत्रता होगी, वो समाज में ऊंचा जीवन व्यतीत कर पाएगा, है ना, ऊंचे स्तर पर होगा। तो यहाँ पर सिंपल है जो कि विकास को जोड़ा जा रहा है आय से। जिसके पास इनकम अच्छा है वही क्या है, विकास है, मतलब पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा विकास कर रहा है। ठीक है, ये कहा गया है आपका पहले मेथड में आय उपागम में, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है जीवन में। ठीक है, अब आइए दूसरा फिर आपका है कल्याण उपागम। देखिए पैसा क्या है, पैसा बस आपके जीवन की पूर्ति करता है ना। ठीक है, वो आपका जीवन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए अगर आप उतने पैसे भी कमा रहे हैं जिससे आपका जीवन अच्छे से चल रहा है, आपके नीड्स जो हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं जो पूरी हो रही हैं, तो आप सार्थक जैसा जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन ज़्यादा पैसा होना ही सिर्फ विकास करना नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे आपका नेक्स्ट उपागम है कल्याण उपागम। देखिए ये उपागम क्या कहता है, ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेवार है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि कल्याण उपागम मतलब विकास कब होगा, कि जब हम क्या करेंगे, वेलफेयर करेंगे, मतलब लोगों को शिक्षा, सरकार अगर क्या करेगी, अधिक से अधिक पैसा किस पे खर्च करेगी, शिक्षा पे करेगी खर्च, स्वास्थ्य सुविधा पे करेगी, सामाजिक सुरक्षा पे करेगी, सुख साधनों पे करेगी, ताकि लोगों का जीवन जो है का स्तर ऊंचा हो सके, है ना, उनका रहन सहन भी क्या हो सके, अच्छा हो सके, है ना, वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। मतलब कि अगर वेलफेयर होगा तभी विकास होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपली क्या कहना है कि वेलफेयर इज इक्वल टू ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, कि कल्याण करना पड़ेगा, लोगों का कल्याण करना पड़ेगा, तभी क्या होगा कि, है ना, क्या होगा, विकास हो पाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कल्याण। तीसरा क्या आपका आवश्यकता सॉरी आधारभूत आवश्यकता उपागम। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मुंह देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, देख लीजिएगा आप यहाँ से। ठीक है, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी इसको मैं बोल देता हूँ, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें आधारभूत आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलपूर्ति, आवास और स्वच्छता की पहचान करके उनके विकास के स्तरों को बढ़ाया जा सके। देखिए अब यहाँ पर सिंपली क्या कहा गया है, आधारभूत आवश्यकता उपागम में क्या कहा गया कि जीने के लिए, है ना, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं, जो हमारे
आधारभूत आवश्यकताएं हमारी होती हैं, उनका लाभ जो है हर किसी को मिलना चाहिए, तभी विकास होगा। अब हमारे बेसिक नीड्स क्या क्या हैं? हमारा बेसिक नीड्स क्या है? भोजन, कपड़ा, मकान, और चौथा और क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना? जलापूर्ति भी इसमें आएगा, ठीक है? तो अगर किसी को, सबको स्वास्थ्य मिल रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य भी हमारा बेसिक नीड्स में ही आता है, किसी को शिक्षा मिल रही है तो वो भी हमारे बेसिक नीड्स में है, ठीक है? भोजन हो गया, हर को जल मिल रहा है, हर को आवास मिल रहा है, हर को स्वच्छता मिल रही है, ठीक है? तभी क्या होगा? आपको विकास हो सकता है। तो यहाँ पर मेनली जोर दिया गया है कि मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर, ठीक है? कि अगर मूलभूत आवश्यकताएं सबकी पूर्ति हो रही है तो क्या है? वहाँ पर विकास है। उसके बाद चौथा है क्षमता उपागम। देखिए, क्षमता उपागम का मतलब क्या है? कि लोगों के कैपेसिटी में डेवलप वृद्धि करना। देखिए, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों के पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। अब देखिए दोस्तों, क्षमता उपागम मिली है क्या? देखिए, यहाँ पर कहा गया कि क्षमता में वृद्धि। अब देखिए, इसकी संसाधन हमारे पास लिमिटेड है ना? हर कुछ संसाधन, हर कुछ अपॉर्चुनिटी हमारे पास लिमिटेड है। तो क्या होता है कि हर को, अब है कि लोग उसको उस तक पहुंच सके, लोगों के पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए, है ना? उनकी क्षमता में वृद्धि करनी पड़ेगी हर व्यक्ति को, ताकि वो भी क्या कर सकें? उस संसाधन का उपयोग कर सकें, है ना? उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकें, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपली क्या क्या है कि मानव की क्षमता में वृद्धि करना पड़ेगा, ताकि वो भी जो लाभ किसी व्यक्ति को मिल रहा है वो उनको भी मिल सके, ठीक है? तभी ना समान अवसर सबको प्राप्त हो पाएगा, ठीक है? संसाधनों तक पहुँचने के लिए सबको समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है? तो यानी कि सिंपल देखिए, यहाँ पे ये बात कहा, जैसे मान लो कि कोई भी संसाधन आपके हैं, ठीक है? तो सिंपल देखिए, मान लो आपको एक जॉब ही ले लीजिए, आईएएस को जॉब ही ले लीजिए, ठीक है? एक गरीब व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति है, तो गरीब अमीर के पास तो हर तरह के संसाधन है, पढ़ने के लिए अच्छा खासा कोचिंग है, उनके पास बुक वगैरह हर कुछ है, लेकिन एक गरीब के पास कुछ नहीं है, ठीक है? तो अगर उनकी उनके क्षमताओं को वृद्धि करना पड़ेगा ना, ठीक है? गरीब को उसके लेवल में लाना पड़ेगा, तभी ना असली कॉम्पिटिशन होगा, है ना? उनको बुक अवेलेबल कराना पड़ेगा, ठीक है? जो उसको मिल रहा है एक अमीर व्यक्ति को, उसको भी उस तरह का बुक्स अवेलेबल कराना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो उनको शिक्षण संस्थान में भी एडमिशन देना चाहिए, ठीक है? उनको उनके लिए भी शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है? तभी क्या होगा? आपका उनका भी विकास हो पाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या? क्षमता उपागम, मतलब कि उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना, ठीक है? तो हमने देखा अभी तक कि 4 उपागम को हमने डिस्कस किया: आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, और उसके बाद हमने देखा क्षमता उपागम को, ठीक है? अब आइए दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मानव विकास को हम लोग मापेंगे कैसे? कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट का? देखिए, तो 3 चीज़ों से हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। पहला है शिक्षा। शिक्षा को कैसे मापेंगे हम लोग? कि शिक्षा का स्तर किसी क्षेत्र में क्या है, तो वहाँ के साक्षरता को देखते हुए, ठीक है? हम सेंसस कराएंगे वहाँ पे। सेंसस कराने के बाद, जनगणना कराने के बाद वहाँ देखेंगे कि कितने लोग साक्षर है। यदि किसी भी जगह ज़्यादा साक्षर लोग हैं, मतलब कि वहाँ पर डेवलपमेंट क्या है? ज़्यादा है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखेंगे हम लोग स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को कैसे मेजरमेंट करेंगे हम लोग? जीवन प्रत्याशा से। जीवन प्रत्याशा क्या होता है कि मैक्सिमम आप कितना जीवन जी सकते हैं, ठीक है? तो यदि मान लीजिए कि कहीं पर कि अभी देखिए भारत का कितना मतलब अराउंड आपका 68 होगा आपका, ठीक है? 68 वर्ष जो है वो क्या है? जीवन प्रत्याशा, मतलब कि एवरेज लोग जो हैं वो इतना वर्ष जी पाते हैं। यदि इसमें वृद्धि हो गई, मान लो कि 85 हो गया, यानी क्या है कि और भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, तभी मानव जो है लंबा जीवन जी पा रहा है, दीर्घ जीवन जी पा रहा है, ठीक है? और उसके बाद क्या आपका संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच को हम लोग कैसे मापेंगे? प्रति व्यक्ति आय को देखकर, जीडीपी को देखकर, है ना? कि पर कैपिटा इनकम हमारा कितना, कि हर व्यक्ति को कितना इनकम हो जनरेट हो पा रहा है, ठीक है? हमारी जीडीपी क्या है, ठीक है? उससे हम लोग माप सकते हैं मानव विकास को। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। मानव विकास के बारे में पढ़ा कि मानव विकास का हमने दो डेफिनेशन देखा, एक अमर्त्य सेन का, एक महबूबुल हक का। महबूबुल हक का कहना क्या था? कि उनका कहना था कि विकल्पों में वृद्धि, ठीक है, और एक सार्थक जीवन ही क्या है? मानव विकास है। सार्थक जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन का एक मूल उद्देश्य है। और अमर्त्य सेन ने क्या कहा? कि स्वतंत्रता में वृद्धि होगी तभी क्या होगा? मानव विकास होगा। उसके बाद हमने मानव विकास के 4 स्तंभों को देखा, जिसमें हमने देखा समता, सतत पोषणता, उत्पादकता, ठीक है, और सशक्तिकरण को,
चारों को हमने समझ लिया अच्छे से। उसके बाद हमने मानव विकास के उपागम को देखा कि मानव विकास के कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है, उपागम कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने देखा जो 1990 तक था क्या हमारा आय उपागम, और 1990 के बाद आपका 3 उपागम और आया, कौन कौन आया, एक आ गया आपका कल्याण उपागम, उसके बाद फिर देखा हमने आधारभूत आवश्यकता उपागम, और उसके बाद हमने देखा फिर लास्ट जो टॉपिक था हमारा, ठीक है, क्षमता में वृद्धि, है ना, क्षमता उपागम। उसके बाद हमने पढ़ा कि मानव विकास को मापेंगे कैसे। तो मानव विकास को हम लोग शिक्षा से माप सकते हैं। शिक्षा कैसे मापेंगे, तो वहाँ की साक्षरता को देखकर। स्वास्थ्य का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो जीवन प्रत्याशा को देखकर। संसाधनों तक पहुँच को कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय को देखकर, वहाँ के जीडीपी को देखकर। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मानव विकास सूचकांक को पढ़ेंगे, ठीक है, कि ह्यूमन डेवलप HDI रिपोर्ट जो हमारा है, ठीक है, यूएनए का, वो क्या कहता है, ठीक है। उसको हम लोग डिटेल से बारीक सी रिपोर्ट को स्टडी करेंगे हम लोग कि सबसे नंबर 1 पे कौन सा आपका कंट्री है ना, उसका विकास का स्तर क्या है, और भारत का क्या स्तर है विकास में, वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और कैसे हम लोग HDI को मेज़र करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके इस चैनल को आप शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि लेक्चर आपको जैसा और लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है, जिससे हम, है ना, आपकी प्रॉब्लम को जानकर और भी सुधार कर पाएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, धन्यवाद।